नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर के साथ। शादी समारोह में कहासुनी होने पर लड़की के भाई को गोली मारी है। 16 साल के तविस यादव को गोली मारी गई है। पर्थला निवासी धर्मेंद्र यादव ने गोली मारी है। अस्पताल में डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित किया है। पुलिस पोस्टमार्टम कर कार्रवाई में जुटी हुई है। आरोपी हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। थाना बिसरख क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो पुलिस पोस्टमार्टम कार्रवाई में जुटी हुई है। थाना बिसरख क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। आरोपी हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। थाना बिसरख क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। तो ग्रेटर नोएडा से एक खबर। शादी समारोह में कहासुनी होने पर गोली चलाई गई है। लड़की के भाई को गोली मारी गई है। तो 16 साल के तविस यादव को गोली मारी गई है। पर्थला निवासी धर्मेंद्र यादव ने गोली मारी है। अस्पताल में डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, क्या कुछ जानकारी? देखिए, किस तरीके से भाई को गोली मारी गई है, उसकी मौत हो गई है, अब किस तरीके से कार्रवाई हो रही है इस पूरे मामले पर? थाना क्षेत्र के हैवतपुर में देर रात शादी समारोह एक फार्म हाउस में लगातार ये कार्यक्रम चल रहा था और जिस दौरान जो लड़की का भाई होता है, जिसकी उम्र 16 वर्षीय होती है, तविस यादव उसका नाम बताया जा रहा है, जिसकी कहासुनी हो जाती है। और कहासुनी में जो पर्थला निवासी होता है धर्मेंद्र यादव, वो कहीं ना कहीं उसको गोली मार देता है। गोली मारने के बाद वो घायल हो जाता है। हालांकि उसको आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जिसे डॉक्टर जो है मृतक घोषित कर देते हैं। जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंचती है, इस पूरे मामले में पड़ताल करती है, जिसके बाद पंचायतनामा भरा जाता है वो पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। कई टीमें इस पूरे मामले में लगाई गई हैं। हालांकि बिसरख पुलिस का दावा है कि जल्दी आरोपी जो धर्मेंद्र है उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए, एक शादी समारोह को कहीं ना कहीं हत्या के रूप में बदल दिया जाता है और वहां जहां लड़की के भाई की हत्या कर दी जाती है गोली मारकर। बिल्कुल। और देखिए, क्या वो विवाद था, ये सामने आया है निशांत की? क्या ऐसी कहासुनी हुई कि बात इतनी बढ़ गई? देखिए, शादी समारोह में कहासुनी होती है, झगड़ा होने लगता है, जहां मौके पर लड़की का भाई जो तविस यादव, जिसकी 16 साल उम्र बताई जा रही है, वो मौके पर पहुंचता है और कहीं ना कहीं वो शांत कराने की कोशिश करता है। लेकिन पर्थला का जो एक निवासी है धर्मेंद्र यादव, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो मौके पर पहुंचता है और कहीं ना कहीं आपस में कहासुनी होती है, नोकझोंक होती है। नोकझोंक के बाद जब सुबह लड़की विदाई का समय होता है, तो उस समय आनंद फानन में अपनी पिस्टल की गोली से गोली मारता है और कहीं ना कहीं गोली मारने के बाद फरार हो जाता है। हालांकि उसको आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां वो डॉक्टर उसे मृतक घोषित कर देते हैं और जिसके बाद अब कई टीमें इस पूरे मामले में लगी रही है। हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है और कहीं ना कहीं पुलिस का दावा है, बिसरख पुलिस का दावा है, जल्दी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिल्कुल। तो देखिए, किस तरीके से गिरफ्तारी होती है देखना होगा। बहुत शुक्रिया निशांत आपका तमाम जानकारी के लिए। 16 साल के तविस यादव को गोली मारी गई है। दुल्हन के भाई को गोली मारी गई है। शादी समारोह में विवाद हुआ। अब इस पूरे मामले में कार्रवाई जारी है। अमेठी से अब खबर। स्कूली बच्चों को लेकर जा रही वैन में आग लगी है। वैन में आग लगने से 6 से अधिक बच्चे झुलसे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राइवेट स्कूल की डग्गा मार वैन में आग लगी है। मिश्रौली स्थित केपीएस स्कूल की है प्राइवेट वैन। परिजनों का आरोप, स्कूल वैन में महीनों पहले भी निकल रहा था धुआं। लगभग 18 बच्चों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। संग्रामपुर क्षेत्र के ठेंगा बाजार में यह बड़ा हादसा हुआ है। तो मिश्रौली स्थित केपीएस स्कूल की है प्राइवेट वैन। तो परिजनों का आरोप, स्कूल वैन में महीनों पहले भी निकल रहा था धुआं, जहां बच्चों ने बाहर कूदकर अपनी जान बचाई है। संग्रामपुर क्षेत्र के ठेंगा बाजार में यह हादसा हुआ है। स्कूली बच्चों को लेकर जा रही वैन में अचानक आग लग गई। तो वैन में आग लगने से 6 से अधिक बच्चे झुलस गए हैं। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता हंसराज हमारे साथ जुड़ गया अमेठी से। हंसराज, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बड़ा ये मामला सामने आया है जहां 6 बच्चे झुलसे हैं। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी वैन में धुआं निकलता हुआ देखा गया है। क्या वैन फिट नहीं थी और बावजूद इसके संचालित थी? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि ये पूरा मामला अमेठी थाना क्षेत्र के मिसरौली के पास का है, जहां पर एसकेएस स्कूल है, जो कि भाजपा नेता का स्कूल है।
जिसमें कि जो है बच्चे रोज स्कूल की वैन है उससे आते जाते हैं। वहीं आज जो है अचानक एक वैन में आग लगी, जिससे कि जो है वैन में आग लगते ही अफरा तफरी मच गई और लगभग 6 बच्चे जो है उसमें झुलस गए। और वहीं आसपास के लोगों ने जो है इकट्ठा होकर के और वैन से बच्चों को बाहर निकाला। फिलहाल बच्चों का जो है प्राइवेट एक निजी अस्पताल में जो है इलाज चल रहा है। वहीं जो है बच्चों के अभिभावकों का साफ तौर पे कहना है कि एक बार ऐसा हुआ था, जबकि 1 महीने पहले ऐसा हुआ था, जबकि गाड़ी से धुआं निकल रहा था। और अभिभावक लोग, जब बच्चे लोग अभिभावक से बताए और अभिभावक लोग जाकर के स्कूल के प्रबंधक से इसकी शिकायत किया, उसके बावजूद भी जो है प्रबंधक ने पूरे मामले का संज्ञान नहीं लिया। जो कि आज इस तरह की घटना घटी, कहीं न कहीं एक जो है साफ तौर पे ये लापरवाही कहा जाएगा। जिस तरह से आरोप के बाद भी जो है प्रबंधक नहीं चेते और जो है ना गाड़ियों को ठीक करवाया, वहीं आज इस तरह की बड़ी घटना घट चुकी है। जी बिल्कुल, स्कूल प्रशासन का कुछ कहना इस पर सामने आया है? का कहना है कि जो है प्राइवेट गाड़ी जो है स्कूल में लगाई गई है और जो है ड्राइवर को जो है इस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि प्राइवेट गाड़ियों को भी स्कूल में लगाना एक जो है वो गलत है। और इस तरह का प्राइवेट गाड़ियां, स्कूल की ही गाड़ियां जो है बच्चों को लाती है, ले जाती है। प्राइवेट गाड़ी लगाना जो है वो एक तौर से बिल्कुल गलत है, जो कि कानून के दायरे में नहीं आता है कि प्राइवेट गाड़ियां लगाई जाए। तो कहीं ना कहीं इसमें साफ तौर पे वो जो है प्रबंधक ही दोषी देखे जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया हंसराज आपका तमाम जानकारी के लिए। गाजियाबाद से बड़ी खबर, गाजियाबाद बीजेपी में बगावत जारी। बीजेपी ने अपने 19 पदाधिकारियों और पूर्व पार्षदों को निष्कासित किया है। 6 साल के लिए सभी को निष्कासित किया गया है। ये सभी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ लड़ रहे थे चुनाव। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। अन्य और पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं पर भी कार्रवाई हो सकती है। मतदान से ठीक एक दिन पहले इस कार्रवाई से बीजेपी को नुकसान भी हो सकता है। तो गाजियाबाद से ये बड़ी अपडेट, जहां गाजियाबाद में टिकट बंटवारे को लेकर पहले भी घमासान था और इसको लेकर अब बड़ी कार्रवाई भी की गई है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता जितेंद्र गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी? देखिए, 19 पदाधिकारियों और पूर्व पार्षदों को निष्कासित कर दिया गया है। मतदान से एक दिन पहले ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बीजेपी को इसका नुकसान भी हो सकता है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? जितेंद्र, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? चले, शायद किसी कारणवश संपर्क टूट गया है, दोबारा से कोशिश करते हैं। लेकिन इसी बीच गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि ये सभी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, जिनको निष्कासित किया गया है। और इसी के चलते प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने निष्कासित करने के निर्देश दिए हैं। तो ये बड़ी कार्रवाई बीजेपी ने की है मतदान से एक दिन पहले, जहां 11 मई को दूसरे चरण का मतदान और उससे पहले ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां 6 साल के लिए सभी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। 19 पदाधिकारियों और पूर्व पार्षदों को निष्कासित किया है पार्टी से। बताया जा रहा है कि और भी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। अन्य और पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं पर भी कार्रवाई हो सकती है। मतदान से एक दिन पहले हुई इस कार्रवाई से बीजेपी को नुकसान हो सकता है। तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। जहां गाजियाबाद के लोनी में जो स्थिति बनी थी, जहां बात धक्का मुक्की और कहासुनी से कहीं ऊपर जा चुकी थी, भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में भी नाराजगी कार्यकर्ताओं ने अपनी जाहिर की थी और काफी समय नाराजगी को शांत करने में बिताया गया। लेकिन उसके बाद आखिरकार ये बड़ी कार्रवाई बीजेपी की तरफ से की गई है। यूपी निकाय चुनाव में दूसरे चरण का मतदान कल है। 11 मई को होगा दूसरे चरण में 38 जिलों में मतदान। दूसरे चरण में 7 नगर निगम के लिए चुनाव होने हैं। 7 नगर निगमों में मेयर पद पर मैदान में 90 प्रत्याशी हैं। तो वहीं 1,92,32,004 मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। मेरठ, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद में वोटिंग होगी। बागपत, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, बरेली में मतदान होगा। पीलीभीत, हाथरस, कासगंज, जेटा, अलीगढ़, कानपुर में वोटिंग। फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात में मतदान होगा। हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा, बांदा, अयोध्या, सुल्तानपुर में वोटिंग होगी। अंबेडकर नगर, बाराबंकी, अमेठी, बस्ती, संत कबीर नगर में मतदान। सिद्धार्थनगर, आजमगढ़,
मऊ, बलिया, सोनभद्र, भदोही और मिर्जापुर यूपी में निकाय चुनाव के नतीजे 13 मई को सामने आएंगे। तो ये वो 38 जिले आपको बताए हैं जहां पर कल मतदान होना है और इसको लेकर तैयारियां तेज हैं। प्रचार प्रसार थम चुका है। कल ही 7 नगर निगमों पर चुनाव होना है। अब दूसरे चरण में 38 जिले इसमें शामिल रहेंगे। बेहद ही दिलचस्प दूसरे चरण का ये मुकाबला होने वाला है, जहां 11 मई को दूसरा चरण है, यानी कि कल, और 38 जिलों में मतदान होगा। 13 मई को नतीजे सामने आएंगे। दूसरे चरण में 7 नगर के लिए चुनाव होना है। इससे पहले चरण में 10 निगमों के लिए हुआ, अब 7 निगमों के लिए चुनाव होगा दूसरे चरण में, और 1,92,32,004 मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। तो मेरठ, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद में वोटिंग होगी। इसी के साथ बागपत, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर में पहली बार मतदान होगा। पीलीभीत, हाथरस, कासगंज, एटा में भी मतदान होगा और मतदान को लेकर तैयारियां कर ली गई हैं। प्रचार प्रसार भी जमकर किया गया है, लेकिन प्रचार अब थम चुका है कल ही, और ऐसे में अब मतदान के दिन का इंतजार किया जा रहा है। पूरी निष्पक्षता के साथ निकाय चुनाव का दूसरा चरण भी संपन्न हो, इसकी कोशिश है प्रशासन की। पोलिंग पार्टियों को लेकर भी बड़ी तैयारी की गई है। मेरठ, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद में वोटिंग होनी है। बागपत, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, बरेली में मतदान है। तो पीलीभीत, हाथरस, कासगंज, एटा, अलीगढ़, कानपुर में वोटिंग होगी। फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात में मतदान होगा। तो दूसरे चरण का मतदान इन जिलों में है। हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा, बांदा, अयोध्या, सुल्तानपुर में वोटिंग होनी है। अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, अमेठी, बस्ती, संत कबीर नगर में मतदान होने हैं। सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, सोनभद्र, भदोही और मिर्जापुर। तो यूपी में निकाय चुनाव के 13 मई को नतीजे सामने आएंगे। तो 11 मई को दूसरे चरण में 38 जिलों में मतदान। तो दूसरे चरण में 7 नगर निगम के लिए चुनाव होने हैं। तो 7 नगर निगमों में मेयर पद पर मैदान में 90 प्रत्याशी हैं। तो 1,92,32,004 मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल शर्मा मेरठ से जुड़ गए हैं, अशोक कुमार बुलंदशहर से जुड़ गए हैं, अयाज खान बरेली से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले अतुल का रुख कर लेते हैं। अतुल, देखिए किस तरीके से दूसरे चरण का मतदान है कल, और इसको लेकर क्या तैयारियां हैं? प्रचार पहले ही थम चुका है। बात की जाए, कल शाम 5 बजे प्रचार थमा है। आज की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो पीठासीन अधिकारी हैं अपनी मतपेटियां लेकर के चुनाव जो पोलिंग स्टेशन है वहां के लिए जाना शुरू हो गया। लगातार देखा जाए दूसरे चरण के चुनाव में अगर बात की जाए, चलेगी साइकिल मेरठ में या खिलेगा फूल? सवाल है क्योंकि सत्ताधारी पार्टी को 1995 से आज तक मेरठ में कोई अपना मेयर नहीं बन पाया है। लेकिन उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो मेरठ में व्यवस्था चाक चौबंद है। जो पीठासीन अधिकारी हैं वो मतपेटियों लेकर के, जो बैलेट पेपर है, जो बॉक्स है, उनको लेकर के यहाँ से निकलना शुरू हो गए। कल का चुनाव है, दूसरे चरण का चुनाव है, और देखा जाए तो हर पार्टी के दिग्गज घोड़े दौड़ते हुए नजर आए थे। लेकिन अब की बात यह है कि कल सभी के जो निर्णय है, जो भविष्य है, वो मतपेटियों में कैद होगा और उसके बाद 13 मई को उसका परिणाम निकलने वाला है। तो उसी से पहले अगर बात की जाए तो अब प्रशासन की बारी है। प्रशासन अपने काम में जुटा हुआ है। लगातार देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से यहाँ पर जो मतपेटियां लेकर के सेक्टर मजिस्ट्रेट हो, जोनल मजिस्ट्रेट हो, या फिर जो कर्मचारी हैं, सभी यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहा है। सभी इस वक्त अपने जो उसमें जो तैयारियां हैं उसमें जुट चुके हैं। लगातार देखा जाए तो पीठासीन अधिकारी अपनी मतपेटियों के साथ यहां से निकलना शुरू है। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती रहेगी। अति संवेदनशील और संवेदनशील इलाकों की बात की जाए तो मेरठ में भारी पुलिस फोर्स, पीएसी, एसएसबी और जो आरएएफ के जवान हैं वो तैनात रहेंगे। लगभग अगर देखा जाए तो मेरठ में 50 से ज्यादा संवेदनशील और 35 से ज्यादा अति संवेदनशील जो बूथ है उनको चिन्हित किया गया, मतदान केंद्रों को चिन्हित किया गया। लगातार देख सकते हैं उन पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रहने वाली है। अब की बात की जाए, नगर निगम का चुनाव है, नगर निकाय का चुनाव है। चेयरमैन और मेयर प्रत्याशियों की बात की जाए तो मेरठ में 16 जगह है जहां पर मेयर प्रत्याशी की 1 सीट है, और मवाना की बात की जाए, मवाना और सरदना नगर पालिका है, और 13 सीट है जो नगर पंचायत के हैं। उन सभी की बात की जाए तो यहाँ पर जो तैयारियां हैं उसमें प्रशासन जुटा हुआ है। लगातार देख सकते हैं कि निकाय चुनाव को लेकर के जिस तरह से जो पार्टियां हैं अपने दिग्गज घोड़े दौड़ाते हुए नजर आई थी, अब इस वक्त की बात की जाए तो कहीं ना कहीं प्रशासन इस वक्त तैयारियों में जुटा हुआ है। लगातार देख सकते हैं ये सभी वो अधिकारी हैं, सभी वो कर्मचारी हैं जो कल मतदान कराने वाले हैं। आज इनकी बारी है। अब ये यहाँ से
निकल करके मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे और वहां के बाद पूरे दिन मतदान कराने के बाद शाम को उन पेटियों को एक कंट्रोल रूम में जमा करने के बाद जहां पर स्टॉक रूम बनाया गया है उसमें जमा करेंगे और उसके बाद 13 मई को इन सब परिणाम आने वाला है। लगातार देखा जाए तो कहीं ना कहीं निकायकरण अब की बार बेहद दिलचस्प रहा है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव के रण की कमान अपने हाथ में संभाल ली थी। बिल्कुल। तो देखिए, मेरठ में तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं ये बताया है अतुल ने। ठीक है, आप बने रहिएगा अतुल हमारे साथ। अशोक का रुख कर लेते हैं, बुलंदशहर से बने हुए हमारे साथ। अशोक, बुलंदशहर में किस तरीके से अंतिम रूप दिया जा रहा है तैयारियों को लेकर? बिल्कुल, आपको बता दें, बुलंदशहर में कल देर शाम 5 बजे से चुनाव थम चुका था। प्रचार पुलिस ने पूरी तरीके से एक्टिव है, पूरी तरीके से शांतिपूर्वक तरह कानून कराने के लेकर डीएम और प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पंडाल के बैक साइड में 4 ईवीएम प्रशिक्षण टेबल लगी हुई है। सभी जोनित जो मजिस्ट्रेट है, ARO हैं, पूरी तरह से एक्टिव हैं और जिस तरीके की बात की जा रही थी कि शांतिपूर्वक तरीके करेंगे, क्योंकि कल भी प्रोग्राम भी रखा, पुलिस के साथ में मीटिंग हुई, डीएम और SSP और कमिश्नर और IG यहाँ पर पहुंचे थे। शांतिपूर्वक तरीके कराने के पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव है। इसी तरीके से 15 से 16 अति सिविल केंद्र हैं, उनको पूरी तरीके से अर्धवालिक सन लगाया गया है, PSC के जवान लगाए गए हैं, क्योंकि वहाँ पहले भी चुनाव में जिस तरह की हंगामा हुए तो उनको एक्टिव रखा गया। CCTV कैमरा की निगरानी में चुनाव होगा, प्रत्येक जो वोटर होगा उनकी तरीके से भी निगरानी की जाएगी। पुलिस बल, भारी पुलिस बल लगाया गया है। अब देखना होगा सुबह के टाइम से मतगणना शुरू हो जाएगी। जिस तरीके की डीएम और SSP ने जहां वोटिंग होगी उनको खुद जाके निरीक्षक करा है। ARO, SDM और CO को खुद निगरानी कराने के लिए तो पैदल गश्त कर रहे हैं, शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव कराने के लिए। वहीं SSP और DM ग्रामीण क्षेत्र में भी गए हैं, जहां जो दूर जिले से दूर हैं जो क्षेत्र, उनमें भी गए हैं, नगर पंचायतों में खुद जनता से भी बात की, शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव कराने के लेकर पूरी एक्टिव है बुलंदशहर पुलिस। और डीएम की निगरानी में CCTV एक टोल फ्री नंबर भी गया है, किसी भी तरीके से मशीन में गड़बड़ी मिलती है या कहीं हंगामा होता तो तुरंत टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें, ताकि जल्दी पुलिस एक्टिव रहे। और विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से मतदाताओं को कोई तकलीफ ना हो। ठीक है अशोक, आप बने रहिए हमारे साथ। अयाज खान बने हुए बरेली से हमारे संवाददाता। अयाज, बरेली की क्या स्थिति, किस तरीके से तैयारियां? है कल स्थल घोषित होने वाली है, उसके लिए लगातार यहाँ की बात करें तो जो पार्टियां हैं पोलिंग बूथ पर जाने के लिए यहाँ से जा रही हैं। यहाँ की अगर बात करें पुलिस और प्रशासन के लिए चिंता का विषय ये है कि 340 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 300 अति संवेदनशील हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी चुनाव कराना इस बार, लेकिन पुलिस भी किसी भी तरीके से कहीं भी कोई भी चूक नहीं करना चाहती। बड़ी पुलिस फोर्स तैनात की है, CCTV से खास नजर रखी जा रही है, हर जगह व्यवस्था की गई है। PSC की बात करें, पहले से तैनात की गई है, RF है, RPF सब तैनात है। पुलिस बड़ी व्यवस्था में। पुलिस प्रशासन से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी तरीके का कोई भी यहाँ गड़बड़ नहीं करने दिया जाएगा, जो भी संदिग्ध या ऐसा व्यक्ति पाया जाता है उससे कड़ी कार्रवाई होगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा चुनाव माना जा रहा है, इसको लेके पुलिस प्रशासन के लेके आसान नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं इसको लेके जब हमने पार्टियों की अगर बात करें, चुनाव में बीजेपी और सपा का सीधी टक्कर है, इसमें किसी भी तरीके का कुछ इसमें नहीं है। बीजेपी को अगर नुकसान हुआ तो अंदरूनी भीतर बात की वजह से ही नुकसान हो सकता है, जो बीजेपी एक अच्छी स्थिति में मानी जा रही है यहाँ पे, क्योंकि पुराना भी पिछली बार भी बीजेपी से ही मेल रहे थे, इस बार भी उन्हें बीजेपी ने दोबारा उमेश गौतम को वो टिकट दे करके भरोसा जताया है। दूसरी ओर बात करें तो सपा यहाँ अपना कैंडिडेट नहीं उतार पाई, समर्थन दिया है निर्दलीय कैंडिडेट को। तो इसका भी कहीं ना कहीं सपा को नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि सिंबल की बात होती है, सिंबल लेने से इनकार कर दिया। अब ये देखना होगा, कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है किस आधार पे कैसे जनता वोट करेगी, विकास के आधार पे करेगी या और कोई वजह रहेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल पूरी तरीके तैयारियां हैं, यहाँ पे पुलिस प्रशासन पूरा अलर्ट है। अभी यहाँ से देहात तक मीटिंगें की गई हैं, DMSP ने खुद जाकर जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पे जाकर खुद देखा है, चेकिंग की है, खास निर्देश दिए हैं अधिकारियों को। ADG, IG भी जमीन पर उतरे हैं, उन्हें भी जाकर के हर संवेदनशील इलाकों को नजदीक से देखा है और जाना है। अब ये देखना होगा किस तरीके से कितनी कार्रवाई हो पाती है, अगर कोई संवेदनशील मिलता है या कोई गड़बड़ मिलता है किसी तरीके से, क्या कार्रवाई होगी। फिलहाल पूरी तरीके से तैयारियां हैं, कोई किसी तरीके की कहीं कमी पुलिस प्रशासन नहीं छोड़ना चाहता।
बिल्कुल, तो देखिए प्रशासन की तरफ से व्यापक इंतजाम ग्राउंड ज़ीरो पर नज़र आ रहे हैं। अतुल का रुख करते हैं। अतुल देखिए आपने बताया किस तरीके से वहाँ पर तैयारी हो रही है, बूथों को तैयार करने के लिए कैसे अधिकारी जो हैं मुस्तैद हैं। लेकिन इसी के साथ प्रत्याशी किस तरीके से संयम रखे हुए हैं कल के लिए? देखिए उन्नति, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से चुनाव है, जिला प्रशासन ने सभी प्रत्याशियों के साथ बैठक की है। जिला प्रशासन का साफ निर्देश है कि किसी भी तरह से अगर अशांति का माहौल होता है और जिस भी पार्टी का कोई व्यक्ति अशांति का माहौल करता है, उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। लगातार देखा जाए तो मेरठ के अंदर पहले भी कई जगहों पर हिंसा देखने को मिलती है। उसी से पहले कमिश्नर, एडीजी, आईजी, एसएसपी सबने साफ निर्देश दिया है कि जितने भी अधिकारी हैं ग्राउंड में रहे, किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त न करे, पुलिसकर्मी कोई भी लापरवाही बर्दाश्त न करे। लगातार देखा जाए तो मेरठ की बात की जाए, 50 से ज्यादा संवेदनशील और अति संवेदनशील में 37 से ज्यादा बूथों को चिन्हित किया गया है, जहां से वेब ब्रॉडकास्टिंग रहेगी ऑनलाइन। वहां पर अगर देखा जाए तो बिल्कुल, तो देखिए प्रत्याशी भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और कल वो घड़ी है दूसरे चरण के मतदान की, 13 को नतीजे हैं। ठीक है, आप तीनों ही नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। अपडेट के साथ उत्तर प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। 96 और स्वार सीट पर उपचुनाव हो रहा है, मतदान चल रहा है। स्वार विधानसभा में सुबह 9 बजे तक का 7.93% वोट पड़े हैं। 96 विधानसभा में सुबह 9 बजे तक 10% वोट पड़े हैं। 13 मई को दोनों ही सीटों पर नतीजे सामने आएंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दोनों सीट बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोनों सीटों पर बीजेपी ने अपना दल के प्रत्याशियों को उतारा है। स्वार सीट पर सपा की अनुराधा चौहान है मैदान में, तो उन्हीं के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी ने शफीक अहमद अंसारी 96 सीट पर अपना दल की रिंकी कौल है, तो उनके समाजवादी पार्टी की तरफ से कीर्ति कौल को मैदान में उतारा गया है। विधायक राहुल कौल के निधन के बाद ये 96 सीट खाली हुई थी। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां 2 सीटों पर उपचुनाव इस वक्त चल रहा है, जहां स्वार और 96 सीट पर विधानसभा उपचुनाव आज हो रहा है। 13 मई को नतीजे सामने आएंगे। बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण 2024 के लिहाज से ये चुनाव माना जा रहा है। तो दोनों सीटों पर बीजेपी ने अपना दल के प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। स्वार सीट पर सपा की अनुराधा चौहान वर्सेस शफीक अहमद अंसारी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। 96 सीट की अगर बात करें तो 96 सीट पर अपना दल की रिंकी कौल वर्सेस समाजवादी पार्टी की कीर्ति कौल हैं। तो वहीं रिंकी कौल विधायक राहुल कौल की पत्नी है, जिनके निधन के वजह से ये सीट खाली हुई थी, विधायक राहुल कौल के निधन की वजह से, और बीजेपी ने उन्हीं की पत्नी को टिकट दिया है। रिंकी कौल को मैदान में उतारा गया है, तो वहीं सपा की तरफ से कीर्ति कौल मैदान में है। तो ये बड़ी अपडेट, जहां 2 सीटों पर उपचुनाव चल रहा है और सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 7 बजे से मतदान हो रहा है। तो ये बड़ी जानकारी, जहां 96 और स्वार सीट पर आज उपचुनाव है। विधानसभा सीट पर मतदान पर हो रहा है, जहां स्वार सीट आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने के चलते ये सीट खाली हुई, इसके लिए इस पर उपचुनाव हो रहा है। तो वहीं राहुल कौल के निधन के चलते 96 सीट खाली हुई, जिसके चलते उपचुनाव हो रहा है। तो विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान चल रहा है। सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया है। हालांकि संख्या, वोटिंग परसेंटेज अभी कम दर्ज की जा रही है। बड़ी संख्या में मतदाता अपने घरों से बाहर अभी नहीं निकल रहे हैं। मतदान के लिए उतनी जागरूकता नहीं देखी जा रही है, लेकिन ये मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से ही शुरू हो चुकी है। तो 96 सीट पर अपना दल की रिंकी कौल वर्सेस समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी कीर्ति कौल। तो उत्तर प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर वोटिंग चल रही है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता फहीम खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। फहीम, क्या कुछ जानकारी? देखिए वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा कम नजर आ रहा है, अभी की क्या स्थिति है? क्या दिन चढ़ने के साथ ये वोटिंग परसेंटेज में सुधार है? वोटिंग परसेंटेज 18.4 है कि अभी बहुत धीमी गति से चल बताया है कि जो स्पीड है वो बढ़ेगी जैसे जैसे वोट डालने के लिए लोग आएंगे। और व्यवस्था की अगर बात की जाए तो व्यवस्था बहुत शानदार है। पुलिस प्रशासन की तरफ से
पूरी मुस्तैदी के साथ वोटरों को लाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, वोट डलवाए जा रहे हैं। लेकिन वोटरों के अंदर उदासीनता बहुत ज्यादा है, क्योंकि उपचुनाव की मार झेल रहा है लगातार ये रामपुर जिला। और अब तीसरी बार जो है उपचुनाव ये चुनाव हुए, 3 महीने में 3 ये चुनाव आ गए। तो इस तरह से लगातार जो व्यवस्था है वो चरमरा सी जाती है, क्योंकि पूरा प्रशासन चुनाव कराने में लग जाता है। तो ऐसे में देखने वाली बात यह है कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव क्या दिशा तय करेगा। हालांकि इसमें प्रतिष्ठा दांव पे लगी है आजम खां की, लेकिन आजम खां चूंकि बहुत ज्यादा मुसीबतों में घिरे रहे, अपनी जो उनकी मुकदमे थे उनमें भी वो घिरे रहे, तो उसको देखते हुए लगता है कि वो जो है कहीं ना कहीं टिकते नजर नहीं आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो रामपुर की खास तौर से स्वार विधानसभा, जिसमें अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द हुई थी, उसके बाद ये स्थान रिक्त हुआ था। रिक्त होने के बाद ये अब चुनाव हुए हैं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की तरफ से शफीक अहमद अंसारी उम्मीदवार हैं, जिनका पलड़ा इस वक्त भारी नजर आ रहा है। उसकी वजह साफ है कि जो मुस्लिम वोटर है, वो मुस्लिम वोटर के अंदर कहीं भी दिलचस्पी नहीं दिख रही है और वो बूथ खाली नजर आ रहे हैं। और जो उसके अलावा जो भाजपा का कोर वोटर है, वो बराबर वोट डाल रहा है। और वोट हालांकि परसेंटेज वहां भी कम है, लेकिन जिस तरह से ये जो उम्मीद जताई जा रही थी, ये जो स्थिति थी कि वोट परसेंटेज हो सकता है बहुत ज्यादा हाई रहे, वो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जिलाधिकारी हर बूथ पे जा रहे हैं, जिसकी शिकायत मिल रही है उसकी शिकायत को दूर कर रहे हैं। सपा प्रत्याशी ने जो शिकायत की थी, उस शिकायत को देखने के लिए वो खुद बूथों पे गए हैं, उन क्षेत्रों में गए हैं, और कहीं कोई शिकायत हुई है उसे दूर भी किया है, वोटरों को भी जाके समझाया है। पुलिस ने भी वोटरों को समझा के कहा है कि आप अपने वोट डालें। तो इस तरह की जो स्थिति है वो स्वार में बनी हुई है। मतदान भले से ही धीमा चल रहा हो, लेकिन पुलिस और प्रशासन स्तर पे जिस तरह से व्यवस्था बनाई गई है वो बहुत शानदार है। और वो इस तरह की है कि पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला ने तो यहाँ तक कहा है कि कोई गड़बड़ी करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और पुलिस प्रशासन बहुत ज्यादा अलर्ट भी है और बहुत ज्यादा बूथों पर दिखाई भी दे रहा है उन्नति। तो इस वक्त जो रामपुर के स्वार विधानसभा की स्थिति है वो यही है कि यहाँ पर फिलहाल धीमी गति से जरूर चल रहा है मतदान, लेकिन व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है। कहीं पर भी ईवीएम खराब होने की शिकायत नहीं मिली है और कहीं भी कोई व्यवस्था खराब होने की शिकायत नहीं मिली है। कहीं कोई झड़प और झगड़े की शिकायत अभी तक नहीं आई है। कहीं कोई मतदान में जो कोई किसी तरह की व्यवधान हो, ऐसा कोई चीज सामने अभी तक नहीं आई है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो मतदान की स्थिति बिल्कुल ठीक है। प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है, पुलिस पूरी तरह से लगी हुई है और वोटर आ रहे हैं। धूप भी बहुत तेज हो रही है, वोटर आ रहे हैं, अपने वोट डाल रहे हैं और जा रहे हैं। यही वजह है कि जो परसेंटेज है वो भी इस वजह से भी कम है कि एक तो धूप बहुत तेज हो रही है, दूसरी ये भी है कि रामपुर की जो स्वार विधानसभा है ये 2 बार रिक्त हो गई और इस तरह से अब ये इसमें उपचुनाव अब है, तो ज्यादा चार्म दिख नहीं रहा है लोगों में। उसकी वजह भी साफ है कि समाजवादी पार्टी ने जी है प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी पवन जी, बहुत स्वागत आपका। और देखिए आज 2 सीटों पर मतदान हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं और सुबह 7 बजे से ही वोटिंग हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को कितनी उम्मीदें हैं? बड़ी रणनीति है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के माध्यम से, लेकिन कितनी उम्मीदें? कारण है। और पहले तो मैं ये बता दूं नती जी, उपचुनाव में हमेशा कम वोटिंग होती है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं वोटर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, शाम को 6 बजे तक वोटिंग है, अपने घर से बाहर है, आप किसी भी प्रत्याशी को वोट दें, लेकिन वोट जरूर करें। वोट आपकी विधानसभा के विकास को तय करता है, तो बहुत जरूरी है, आप किसी को भी दें, क्योंकि आचार संहिता लगी है, हम किसी के फेवर में नहीं बोल सकते। दूसरा नती जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, दोनों सीटों पे जीत 100% आश्वासन होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो मिर्जापुर की सीट थी, राहुल कोल जिनका निधन हो गया, वो सीट बड़े मार्जिन से भाजपा के सहयोगी दल अपना दल में बड़े मार्जिन से सीट आई थी और अभी भी वो सीट वन साइड आएगी। अब दूसरी सीट रामपुर वाली सीट की बात करते हैं। रामपुर वाली सीट से आजम खान जी के बेटे जिनकी सदस्यता रद्द हो गई, अब उनकी जगह समाजवादी पार्टी ने किसी चौहान को, गैर हिंदू वोटर को, गैर हिंदू कैंडिडेट को टिकट दिया और वो मुस्लिम बहुआबादी का है। तो दूसरा इससे क्या होगा कि भाजपा की और उसके सहयोगी दल से जो मुस्लिम शफीक अहमद अंसारी है, उनको बेनिफिट भी मिलेगा, क्योंकि मुस्लिम को डाइवर्ट होगा।
दूसरी बात यह, और भाजपा और अपने सहयोगी दल पर ये आरोप भी नहीं लगेंगे कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे, जैसे एनकाउंटर में हुआ करता था। जब किसी भी मुस्लिम का एनकाउंटर हुआ करता था तो भाजपा पे आरोप रखते थे कि सरकार धर्म के हिसाब से राजनीति करती है। अभी आपके सामने अनिल दुजाना का एनकाउंटर हुआ है, वो कोई धर्म देखकर नहीं हुआ, और 184 एनकाउंटर योगी जी के राज्य में, जो योगी जी के राजपाट में हो गए हैं, तो उसके अंदर भी धर्म देखकर नहीं हुआ है। 100 से ऊपर हिंदू थे उसमें, लेकिन उनका बैकग्राउंड क्या था, एक आपराधिक। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसी तरीके से मैं इलेक्शन के नजरिए से देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल से जो अंसारी साहब हैं, जो चुनाव में है रामपुर की सीट से, वो निश्चित तौर पर वन साइड जीत दर्ज करेंगे। बिल्कुल, देखिए लेकिन पार्टी ने भी बड़ी रणनीति लगाई है, अनुराधा चौहान को मैदान में उतारा है और इसके माध्यम से कहीं ना कहीं जो ध्रुवीकरण का उन पर आरोप लगता है समाजवादी पार्टी पर हमेशा से ही, उसको लेकर उन्होंने अपनी छवि को साफ किया है। क्या भारतीय जनता पार्टी को ऐसा नहीं लगता है? ऐसा जी, समाजवादी पार्टी क्या सोचती है उससे बेटर है भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के एजेंडे को, जिस तरीके से वो उत्तर प्रदेश में उत्तम प्रदेश बनाने का काम कर रही है, उस पर ध्यान देती है। आप ये बात देखिए, अभी सांसद के चुनाव हुए थे तो उसमें भी आजम खान जी की सीट चली गई थी, हार गए थे वो जब उसमें उपचुनाव हुए थे। तो कहने का मतलब ये कि आज की डेट में जनता भी बहुत एक्टिव हो गई है, सबके पास स्मार्टफोन है। आज किसी का भी आपको बायोडाटा देखना हो कि वो कितना अच्छा है या कितना बुरा है, या उनके क्षेत्र में कितना काम हुआ है या नहीं हुआ है, खाली पार्टियों के वादे कर देने से पूरा नहीं हो जाता। उसके बाद एक्चुअल में हकीकत जानने के लिए अभी आपके सहयोगी भी रामपुर से लाइव हैं, तो उनके सामने भी जिस तरीके से गांव के अंदर खरंजे का, ट्यूबवेल का और सड़कों की व्यवस्था, बाहर गड्ढों के रिपेयर की व्यवस्था, ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। जब विदेशी कंपनियां हमारे स्टेट में आके इन्वेस्टमेंट करती हैं, उनसे जब रोजगार के अवसर प्रदान होते हैं, तो जिस भी परिवार को रोजगार मिलेगा, जाहिर सी बात है वो वोट में तब्दील होगा। जी उन्नति जी। बिल्कुल फहीम, देखिए लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि विकास के मुद्दों को लेकर बात की जा रही है। जब आप ग्राउंड जीरो पर प्रतिक्रिया ले रहे हैं, क्या कुछ आपको सुनने को मिल रहा है? क्या विकास की बात जो है मतदाता कर रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल मतदाता बिल्कुल इस तरफ मैं आपको बताता चलूं कि मतदाता जो है वो बहुत ज्यादा परेशान इस बात से है कि ये जो बार बार उपचुनाव हो रहे हैं, इस उपचुनाव से वो थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसे में अगर वो इसके अलावा ये सोचें कि हम विपक्ष का कोई आदमी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अनुराधा चौहान को यहाँ पे उतारा है और उतार के वो ये उम्मीद लगाए बैठी है कि वो उसको जिता लेंगे, तो मतदाता की ये सोच है कि ऐसा फिलहाल हो नहीं रहा है, क्योंकि सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के जो शफीक अहमद अंसारी हैं वो उनको ही जिताना चाहेंगे और उनको ही जिताना चाहते हैं। मतदाताओं का जो रुख है, मैंने ज्यादातर ये देखा है कि वो यही कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का अगर यहाँ से जीत भी जाता है विधायक तो वो करेगा क्या, कर क्या लेगा, क्योंकि अभी 4 साल इस सरकार के बाकी हैं। तो ऐसे में मतदाता का जो रुख है खासतौर से वो सरकार की तरफ जाता दिख रहा है और वो कह भी इसी बात को रहे हैं कि यहाँ स्वार जो विधानसभा है इसमें विकास बिल्कुल पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है और विकास को गति देने के लिए यहाँ पे जरूरी है कि वो सरकार के साथ चले यहाँ की जनता। तो जो सरकार की बात है, जो सरकार की मंशा थी, वो सरकार के लोगों ने घर घर तक और वोटर तक पहुंचाई है और वो यही वजह है कि उसका असर भी यहाँ देखने को मिल रहा है। सरकार अपनी बात पहुंचाने में कामयाब रही, गठबंधन अपनी बात पहुंचाने में कामयाब रहा और उन्होंने यहाँ पर प्रत्याशी, मुस्लिम प्रत्याशी उतारा और मुस्लिम प्रत्याशी अपने आप में दमदार भी है, उसकी बैकग्राउंड भी बहुत अच्छी है। 2-3 बार से वो 2 बार से यहाँ जो नगर पालिका है स्वार, यहाँ के चेयरमैन भी हैं। तो इस तरह से स्थिति जो है वो वोटरों की वो भापी जा सकती है कि ये जो इशारा करती है ये बदलाव की ओर इशारा करती है। स्वार के अंदर बदलाव साफ दिख सकता है और ये बदलाव अगर हुआ, खासतौर से आजम खां को बड़ा झटका लगेगा। जी बिल्कुल पवन गोयल जी देखिए, आप अपनी बात रखिएगा जो आप कहना चाह रहे हैं, लेकिन इसी के साथ जिस तरीके से आजम खान ने हेराम का जिक्र किया है उसको लेकर क्या सोच भारतीय जनता पार्टी रख रही है? जी देखिए, अब जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से राम मंदिर बनने से आया और जिस तरीके से जिस तरह की हरकतें करते, जिनके ऊपर आरोप लगा करते थे, जो क्रिमिनल टाइप के लोग थे, उनके ऊपर शिकंजा कसा गया, चाहे वो अनिल दुजाना हो चाहे असद अहमद हो। इस तरीके से जो राजनीति होती है और जिनसे पब्लिक को परेशानी, उनके एनकाउंटर्स होते हैं, तो उससे जरूर इस प्रदेश को फायदा मिलता है। दूसरी बात, हे राम की बात, उन्होंने हे राम की बात इसलिए की क्योंकि अब उनका कैंडिडेट जो है वो एक
हिंदू धर्म से बिलोंग करता है। इस वजह से आज आप देखिए 21 साल बाद समाजवादी पार्टी ने कोई मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है। उसका सबसे बड़ा कारण है, अभी आपके चैनल पे दिखाया जा रहा था कि लगभग 1,90,000 मुस्लिम वोटर है और 1,10,000 हिंदू वोटर है और बाकी 60,000। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मैं आपके सामने भी बीच में आपको इंटरप्ट करने की कोशिश कर रहा था, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जब आजम खान साहब जेल में बंद थे, जब उनके ऊपर आरोप लगे हुए थे, तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी का रिएक्शन उनके अनुकूल बिल्कुल भी नहीं था। यही सबसे बड़ा कारण है। मैं आपको बता रहा हूँ, 100% बात यही है कि आजम खान जी ने या उनके परिवार ने इस इलेक्शन के अंदर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है, लेकिन जब उन्होंने अपना सारा जीवन समाजवादी पार्टी को दे दिया तो सिर्फ ये दिखावे की रणनीति और राजनीति है जिसके लिए वो सपोर्ट कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, उन्होंने ग्राउंड जीरो पे, ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल भी मेहनत नहीं की है। उसका सबसे बड़ा कारण है अखिलेश यादव जी, जो आजम खान साहब दूसरे बड़े चेहरे हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के, जिस तरीके से उनको इग्नोरेंस क्रिएट की, उसका सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि जितनी बार भी वो जेल में रहे, उनसे मिलने नहीं गए, और जब गए तो इलेक्शन का समय था। और ये बात उन्होंने आजम खान साहब ने कही भी थी। शिवपाल यादव जी गए थे, उनसे बात की थी, लेकिन उनसे पहले उन्होंने मिलने से भी मना कर दिया था। तो मुझे लगता है ये जो फैक्टर्स है, ये जनता भी जानती है और आजम खान साहब खुद भी जानते हैं। और हे राम बोलने का सबसे बड़ा कारण यही है कि 21 साल बाद समाजवादी पार्टी से कोई हिंदू कैंडिडेट वहां पे फाइट कर रहा है। जी उन्नति। बिल्कुल, तो देखिए रणनीति को कहीं ना कहीं और ज्यादा धार देने के लिए ये बड़ा फैसला जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से लिया गया है। ठीक है पवन जी, आप बने रहिए हमारे साथ अनूप सांडा जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं वो। अनूप जी, आपका भी बहुत स्वागत। आप चर्चा में देरी से जुड़े, इसलिए मैं आपको बता दूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है किस तरीके से समाजवादी पार्टी जो है इतने खुले तौर पर मुखर नजर नहीं आई है। इससे पहले जब रामपुर में उपचुनाव हुआ तो भले ही अखिलेश यादव पहुंचे थे, लेकिन इस बार माहौल शांत रहा और स्थानीय जो चेहरे हैं उन्हीं पर प्रचार की तैयारी जो है छोड़ दी गई। इसको लेकर क्या ये मतदान जो है प्रभावित होगा? देखिए, स्वार में समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को अपना जनाधार खिसकता हुआ दिखा, इसलिए उन्होंने प्रयोग के तौर पे अल्पसंख्यक प्रत्याशी देने का काम किया। समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो अल्पसंख्यक विरोधी नीतियां हैं, समाज विरोधी और जन विरोधी नीतियां हैं, उनको लगातार उठाती रही है। हमारे नेता कार्यकर्ता सड़कों पे संघर्ष करते रहे हैं और माननीय आजम खान साहब का पूरा आशीर्वाद उस सीट पे रणनीतिक तौर पे है। तो इस सीट पे भारतीय जनता पार्टी मंसूबे चाहे जो भी बांध ले, पिछले उपचुनाव में भी इनको हमने पटखनी देने का काम किया था और इस उपचुनाव में भी स्वार में भारतीय जनता पार्टी से भारी बहुमत से समाजवादी प्रत्याशी चुनाव लेकिन जीतने जा अनूप रही है। जी, देखिए पिछले उपचुनाव में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा है, उसको लेकर क्या समाजवादी पार्टी चैलेंज समझ पा रही है इसको? देखिए, चैलेंज जब सत्ता अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने पर उतारू हो जाए और उस दुरुपयोग के द्वारा कोई संदिग्ध सफलता हासिल करे, तो उससे कोई हमको ऐसा चैलेंज नहीं लगता है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक चुनौती है। ठीक है पवन जी, आज भी अनूप जी उस उपचुनाव में जो सफलता रही भारतीय जनता पार्टी को, उसको असली नहीं समझ रहे हैं, उनकी बातों से यही लग रहा है। मैंने बिल्कुल उस समय भी जब बात हुई थी तो बताया था और आज फिर उस बात को दोहरा रहा हूँ कि रामपुर के उपचुनाव में याद कर लीजिए कि 21वें राउंड तक जो प्रत्याशी कई हजार मतों से पीछे था, वो 32वां राउंड आते आते लंबी बहुमत से चुनाव जीत गया। और वहां मतदाताओं को किस तरीके से डराया धमकाया गया था पुलिस के बल प्रयोग द्वारा, वो आपके सम्मानित चैनल पर भी उसके तमाम वीडियो क्लिप चले थे। तो भारतीय जनता पार्टी तो इस उपचुनाव जो हो रहे हैं उस पर आपको विश्वास है कि नहीं अनूप जी? देखिए, विश्वास हमको भारत की संवैधानिक व्यवस्था पर है, भारत के संविधान और भारत के सुप्रीम कोर्ट पर है। और लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार पुलिस तंत्र, पुलिस शासन, पुलिस स्टेट बनाना चाहती है उत्तर प्रदेश को और उसका लगातार हर तरीके से दुरुपयोग करती है सत्ता द्वारा प्राप्त अधिकारों का। ठीक है, चलिए, दुरुपयोग का बड़ा आरोप अनूप जी लगा रहे। पवन जी से जवाब लूंगी। अनूप जी बहुत शुक्रिया, पवन जी बने रहिए आप हमारे साथ। इसी बीच रामपुर के स्वार में हो रहे मतदान को लेकर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मानदंड से न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता ने खास बातचीत की है, आपको वो सुनवाते हैं।
चौथी टांडा विधानसभा के अंदर इस वक्त मतदान चल रहा है और पूरी तरह से शांतिपूर्ण चल रहा है। आरोप प्रत्यारोप बहुत लग रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ जिलाधिकारी रविंद्र कुमार माधव मौजूद हैं। मैं उनसे जानूंगा इस समय सर मतदान चल रहा है, कहीं कोई सूचना तो ऐसी आई नहीं कि कहीं गड़बड़ नहीं। अभी अनुराधा चौहान जी ने शिकायत की थी, उनकी शिकायत पे हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पे आके अभी गांधी इंटर कॉलेज पे हम लोग हैं। तो जो भी मतदाता अपना वोट डालना चाहता है वो डाल सकता है, लोग डाल भी रहे हैं, आप वो दिखा भी सकते हैं। तो कोई इशू नहीं है और किसी जो भी इस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं, हमारी पूरी टीम इस पर लगी हुई है। सभी पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम है, उनका संज्ञान ले रहे हैं उसकी। अच्छा सर, मतदान की प्रक्रिया में इतना धीमापन क्यों? 7.93%। शाम को 6 बजे तक मतदान होता है, ऐसा नहीं कि 2 घंटे में एड्रेस नहीं है कि तुरंत आके 100% हो जाएगा। तो यही जनरल एक ट्रेंड है, हर चुनाव में इसी प्रकार से ट्रेंड रहता है 9 बजे तक का। तो लोग अपने हिसाब से आते हैं, किसी को आप जबरदस्ती नहीं खींच के ला सकते। तो जिसका जो मैंने 6 बजे तक का सबको पता है टाइम है, तो अपनी मर्जी से मतदाता है। जो शिकायत प्रत्याशी कर रहे हैं उनकी शिकायत का निस्तारण हम लोग कर रहे हैं। वो जो मतदाता कोई कॉल कर रहे हैं या ये कर रहे हैं, तो जैसे इसी प्रकार से होगी कि वो शिकायत, क्योंकि वो भी कहीं पे होते नहीं, उनके भी इनको अपने लोग बताते हैं होंगे कि अब इस गाँव में दिक्कत आ रही है। तो जब ये बताते हैं, हमें बताते हैं, हम टीम भेजते हैं, निस्तारण कराते हैं। ये इस वक्त मतदान चल रहा है, पूरी तरह शांतिपूर्ण चल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था बहुत शानदार है, हर जगह पुलिसकर्मी तैनात हैं, वोटरों को भी लेके आ रहे हैं और वोट डलवा रहे हैं। अपर पुलिस अधीक्षक भी इस वक्त मेरे सामने मौजूद हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ सारे लोग, पुलिसकर्मी मौजूद हैं। जो शिकायतें हैं प्रत्याशी की, जिनकी भी जो शिकायतें आ रही हैं, उनको जिलाधिकारी अपने माध्यम से खुद देख रहे हैं। अपर जिलाधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद है। बहुत शानदार व्यवस्था की गई है पुलिस की, और व्यवस्था के साथ ही यहाँ चुनाव संपन्न हो रहे हैं। वोटर अंदर जा रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। हालांकि आरोप और प्रत्यारोप तो बहुत हैं, लेकिन फिलहाल इस वक्त मतदान बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। कहीं पर भी छिटपुट की कोई घटना भी अभी तक सूचना नहीं मिली है। न्यूज़ वन इंडिया के लिए फहीम खान, रामपुर। चौथी टांडा विधानसभा। तो देखिए, 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा सीट के लिए। स्वार और 96 विधानसभा सीट पर लगातार हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। पवन गोयल जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। पवन जी, देखिए, आपने अनूप सांडा जी की बातों को सुना। उन्होंने कहा कि दुरुपयोग का खासतौर से उन्होंने आरोप लगाया है, और आज भी उपचुनाव हो रहा है। इसको लेकर बीजेपी पर बड़े सवाल बार बार खड़े होते हैं। किस तरीके से आप लोग काउंटर करते हैं? जी, उन्होंने ना बात बिल्कुल ठीक किया उन्होंने जी। जब सरकार में इंसान रहता है, जब सरकारी पक्ष सत्ता में होता है, तो वो दुरुपयोग करता है। ऐसा दुरुपयोग उन्होंने क्रिमिनल्स के साथ भी किया था जब वो अपनी सरकार में थे। ऐसा दुरुपयोग उन्होंने पैसे का सफाई आयोजन करने के साथ भी किया था। ऐसा दुरुपयोग उन्होंने तब भी किया था कि बिजली बहुत कम घंटे आती थी। ऐसा दुरुपयोग उन्होंने तब भी किया था जब सड़कें, रोड, हाईवे नहीं बनते थे। तो कहने का मतलब है उन्होंने उस टाइम पे दुरुपयोग किया। और अब जब सत्ता आई है, आज माननीय योगी जी 6 महीने पहले नहीं आए, 6 साल पहले आए थे। जिस दिन वो जीतकर पहली बार आए थे, उसी दिन से समाजवादी पार्टी उनपे सत्ता का दुरुपयोग, गलत तरीके से एनकाउंटर, कानून व्यवस्था और क्षेत्र में विकास न होने की बात का आरोप लगाती जा रही है। आप ये देखिए उन्नति जी, मैं थोड़ी देर पहले ये भी बात आपके सामने रख रहा था कि अगर सरकार पैसे का दुरुपयोग करती है, सरकार कोई पब्लिक के लिए, जनता के लिए विकास के काम नहीं करती है, तो वो सरकार कभी भी चुनकर दोबारा नहीं आएगी। आज ये भी भ्रम था कि नोएडा जाएंगे, तो जो भी मुख्यमंत्री नोएडा गए हैं वो दोबारा नहीं आएंगे। वो नोएडा भी गए, वो दोबारा भी आए। कहने का मतलब भ्रम से ज्यादा काम पर वोट मिलता है। भ्रम से वोट नहीं मिलता, काम से वोट मिलता है। अगर आज यूपी में करोड़ों लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना से घर मिले हैं, या उनका मेडिक्लेम हुआ है, आयुष्मान सेवा से 5 लाख का, जब उस तरीके से राशन मिल रहा है, 24 घंटे शहरों में बिजली मिल रही है, गाँव में बिजली मिल रही है, 3.5 लाख किलोमीटर गड्ढे भरे जा रहे हैं, 5800 नई एम्बुलेंसें आई हैं, महिलाओं के लिए नए थाने बनाए गए हैं, और महिला के लिए मे आई हेल्प यू के हर थाने में डेस्क लगाया गया है, और उसके बाद आंगनवाड़ी की महिलाओं को नौकरी दी गई है। विपक्ष कुछ भी कहता रहे, विपक्ष के कहने से काम नहीं होता, सरकार के काम करने से काम होता है उन्नति जी। अगर ये काम 0 लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे अगर ये काम नहीं मिले होते, तो भारतीय जनता पार्टी हर इलेक्शन में हारती। मैं आपको दावे से कहता हूँ 4 तारीख और 11 तारीख के इलेक्शन के बाद ये जीत भारतीय जनता पार्टी के फेवर में होगी। उसका सबसे बड़ा कारण है विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो पूरी तरीके से बेसलेस है, ये खुले तौर पर कहा जा रहा है। ठीक है पवन जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। मिर्जापुर से हमारे संवाददाता सोहन लाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोहन, क्या कुछ जानकारी, किस तरीके से वहां पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है, क्या अपडेट वहां की? हाँ जी, बताते चले कि इस समय जो वोटिंग चल रही है, तो कड़ी धूप होने की वजह से 2 घंटे में जो प्रतिशत थी वो 1% कम हुआ है।
9 बजे तक वोटिंग जो प्रतिशत थी वो 10% थी। इस समय है 11 बजे के जो वोटिंग प्रतिशत आया है वो 19.16 है। तो ध्रुव को देखते हुए जो मतदाता है वो बहुत कम निकल रहे हैं। हालांकि यहाँ के लोगों का कहना है 96 क्षेत्र के कि जैसे ही ध्रुव कम होगा वैसे ही जनता यहाँ से घरों से निकल करके फिर से वोटिंग करने बूथ स्थल पर पहुंचेगी। हालांकि कि यहाँ पर जो मुस्लिम जो वोटर है वो खुलकर के आ रहे हैं और वहीं सामान्य और हिंदू के जो वोटर है वो बहुत कम निकल पा रहे हैं। हम आपको दिखाए थे सुबह की कितने वोटरों की जो संख्या थी वो मुस्लिमों की ज्यादा थी और हिंदू के वोट की संख्या बहुत ही कम थी। बिल्कुल। फिलहाल लेकिन रामलाल, देखिए क्या सहानुभूति वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाता दिख रहा है? क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं खुले तौर पर आपको? हाँ, अभी जब योगी जी आए थे तो उन्होंने यहाँ की जो मुख्य समस्या थी पानी और सड़क। हालांकि सड़क की जो व्यवस्था है, हाईवे बगल में हाईवे बनाया गया है 4 लाइन का, और सड़कें जो है कि बहुत ही बाकायदे बहुत ही बढ़िया सड़क का निर्माण किया गया है। हालांकि कुछ सड़कें नहीं बन पाए हैं, लेकिन गांव की जो हर एक गांव को सड़कों से जोड़ दिया गया है और हर घर जल नल की व्यवस्था यहाँ पर 80% लगभग हो चुके हैं। 20% कार्य अभी बाकी है और इसके बाद तो सभी घरों में जल की सुविधा हो जाएगी। सहानुभूति के साथ साथ विकास के कार्यों को भी देख करके जनता आयरन की कोल की ओर बढ़ रही है। बिल्कुल ठीक है रामलाल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। देखिए 96 सीट पर किस तरीके से विकास और सहानुभूति वोट बैंक भी नजर आ रहा है। फहीम, देखिए लगातार पवन जी विकास की बात कर रहे हैं, विकास के मुद्दों की बात कर रहे हैं, उसका असर किस तरीके से आपको ग्राउंड जीरो पर नजर आ रहा है? क्योंकि देखिए काम बोलते हैं और जनता के भी, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं से अगर जनता को मिलती है वो सुविधाएं तो जनता वोट के लिए पहुंचती है, क्या उसका असर नजर आ रहा है? बिल्कुल, स्वार जो है वो विकास से अछूता है। अछूता इसलिए है कि सपा सरकार के बाद में जैसे ही अब्दुल्ला विधायक यहाँ बने थे तो लगातार वो विधायक तो रहे, उनकी विधायकी रद्द हुई। रद्द होने के बाद में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ चुनाव न कराने का आदेश आया, जिसकी वजह से स्वार का विकास पूरी तरह से ठप हो गया। उसके बाद में अब दोबारा से जो चुनाव हुए, चुनाव में अब्दुल्ला फिर विधायक बने और बनने के बाद में अब उनकी विधायकी फिर तो सजा होने के बाद रद्द हुई है, तो विकास अब भी पूरी तरह से ठप है। तो विकास की जो गति है यहाँ बिल्कुल रुकी हुई है, जो पहिया है उसका वो रुका हुआ है। कुछ जो योजनाएं सरकार की हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, वो योजनाएं जो है वो लागू हैं, वो चल रही हैं, उनका लाभ तो लोग ले रहे हैं। लेकिन जो एक विधायक का काम होता है, विधायक अपना काम यहाँ नहीं कर पाए क्योंकि वो अपनी जो उलझने थी, जो उनकी मुकदमे थे, वो उनमें लगे रहे और वो उन्हीं में रातों दिन उलझे रहे और उन्होंने क्षेत्र की तरफ ध्यान नहीं दिया। ना वो पलट के इधर आए, ना उन्होंने विकास की कोई बात करी, ना किसी की थाने और तहसील की कोई बात की। और चूंकि उनका लेवल भी ये नहीं है कि एक आम आदमी से वो मिल सके या वो एक आम आदमी उनसे कोई थाने या तहसील का काम करा सके, तो ये जो मुश्किल है आम आदमी के लिए, इस मुश्किल से छुटकारा पाने के लिए ही आज यहाँ लोग उठ के खड़े हुए हैं और वोटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। और जो कर रहे हैं देखिए जो धीमी रफ्तार है उसको भी तेज करने पर विचार करेगी भारतीय जनता पार्टी। ये तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि मैंने अधिकारियों से इस पे चर्चा की थी, चर्चा में उन्होंने। ठीक है पवन, मैं आपका रुख करूंगी। अब मेरा सवाल पवन जी से है। उन्नति जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर इलेक्शन कमीशन भी या केंद्रीय सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार समय समय पर जनता से अपील की जाती है। अभी मैंने आपके चैनल पे माध्यम से भी बैठकर ये अपील करने की कोशिश की, क्योंकि काफी लोग आपके चैनल को, इंडिया वन न्यूज को देखते हैं, बड़ा दिलचस्प चैनल है। तो इस पे मतलब हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, हम लोगों को जागरूक करें। सबसे पहले तो लोग, क्योंकि उनके वोट से विकास की राह तय होती है। तो अभी जैसे आपके सहयोगी भी कह रहे थे खान साहब कि यहाँ पर विधायक के ना होने की वजह से काम रुक गया, तो ये वोट बहुत जरूरी है आपके क्षेत्र का विकास होने के लिए।
और विधानसभा के चुनाव में जो विधायक चुनकर आते हैं उनके अंडर उनके पास कई लाख लोगों की जिम्मेदारी होती है। कोई हजार, बिल्कुल, तो देखिए बड़ी जिम्मेदारियां हैं और उसका ठीक तरीके से निर्वहन करना ही बड़ी चुनौती रहती है तमाम विधायकों के लिए। ठीक है, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया खास हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार 2 सीटों पर मतदान हो रहा है, विधानसभा सीटें हैं, उपचुनाव हो रहा है और लगातार ये प्रक्रिया जारी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।